डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन दिस फंड की। तो बेटा इसमें जो इंटरेस्ट का रूल है वो ये है कि यदि इंटरेस्ट 9.5% से अधिक मिल रहा है, 9.5% से अधिक मिल रहा है तो टैक्सेबल होगा। यानी कि इन एक्सिस ऑफ 9.5%। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 9.5% से मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट से है कि यदि ब्याज की दर 9.5% से अधिक है तो ये टैक्सेबल होगा। मतलब यदि सपोज करिए आरपीएफ में जो हमने कंट्रीब्यूशन किया, जितना भी फंड हुआ और उस पर ब्याज मिल रहा है 10%, तो 10% का मतलब हो गया कि और 9.5% तक टैक्स फ्री है इनकम टैक्स में, तो इसका मतलब जो 0.5% बचेगा बाकी वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, 9.5% तक टैक्स फ्री है, उसके आगे का टैक्सेबल होगा। ठीक है, इन एक्सिस ऑफ 9.5% विल बी टैक्सेबल and rest will be exempted ओके। नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट रिसीव्ड एट रिटायरमेंट। यानी यदि रिटायर होने पर कर्मचारी को रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से कोई अमाउंट मिलती है तो मिलेगी ही, क्योंकि जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ तो अमाउंट तो मिलेगी ही, तो वो पूरी अमाउंट नॉन टैक्सेबल है। बेटा ध्यान देंगे, पूरी अमाउंट नॉन टैक्सेबल है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो इस प्रकार ये जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है आरपीएफ है, तो इसमें ये 4 क्वेश्चन हो सकते हैं इनकम टैक्स में। तो इन चारों क्वेश्चंस का जो जवाब है वो सामने है कि यदि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो 12% से अधिक है तो टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन दिस फंड है 9.5% तक टैक्स फ्री होगा, उसके आगे का जो होगा वो टैक्सेबल होगा। और जो अमाउंट रिसीव एट रिटायरमेंट है वो नॉन टैक्सेबल होगी। अब हम बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, अनआरपीएफ। तो बेटा इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हमेशा नॉन टैक्सेबल होता है, ये नॉन टैक्सेबल होगा। जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है ये भी नॉन टैक्सेबल होगा, इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। ये तो मैंने बता दिया है कि एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन तो नॉन टैक्सेबल सारे फंड्स में है। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयर का भी नॉन टैक्सेबल है क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है इसलिए। ठीक है, इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन दिस फंड। इस फंड पर जो ब्याज मिलता है तो ये भी नॉन टैक्सेबल है। तो फिर टैक्सेबल क्या है? तो बेटा टैक्सेबल में लास्ट पॉइंट आता है कि यदि रिटायर होने पर अमाउंट रिसीव एट रिटायरमेंट, रिटायर होने पर कर्मचारी को अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो अमाउंट मिलेगी तो उस अमाउंट में रूल है कि 1/2 विल बी टैक्सेबल। यानी 1/2 अमाउंट इसकी टैक्सेबल होगी। एक्चुअल में ये माना जाता है कि जितना अंशदान कर्मचारी का है उतना ही अंशदान नियोक्ता का रहा होगा, और जो नियोक्ता वाला पार्ट होगा ब्याज सहित वो अमाउंट टैक्सेबल होगी। सपोज करिए इसमें रिटायर होने पर किसी कर्मचारी को 20 लाख रुपए मिलते हैं, तो उसमें ये मान लिया गया कि भी 10 लाख रुपए एम्प्लॉयर के होंगे जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए होंगे और 10 लाख एम्प्लॉई वाले होंगे ब्याज सहित, तो वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर का पार्ट है वो टैक्सेबल होगा। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यदि मान लीजिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सेम नहीं है, सपोज करिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 10%, एम्प्लॉई कर रहा है 8%, तो फिर 10% के हिसाब से जो अमाउंट होगी वो अमाउंट टैक्सेबल होगी, ना कि 1/2 अमाउंट। ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं बेटा पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। पीपीएफ बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं। तो जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी नॉन टैक्सेबल है, एम्प्लॉई का भी नॉन टैक्सेबल है, इंटरेस्ट भी नॉन टैक्सेबल है, और बेटा अमाउंट रिटायरमेंट पे या बीच में जब भी वो निकालता है वो अमाउंट भी नॉन टैक्सेबल है। तो यानी कुल मिलाकर के कहने का ये है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में चारों ही क्वेश्चंस का जवाब है नॉन टैक्सेबल, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, यानी सब कुछ टैक्स फ्री है। ठीक है, हालांकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में थोड़े से रूल आप लोगों को पता होने चाहिए कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड हम कहाँ खोल सकते हैं, कौन खोल सकता है इसको अकाउंट को। तो बेटा इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड किसी के भी द्वारा खोला जा सकता है, छोटा कर्मचारी, बड़ा कर्मचारी, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। ठीक है, और यहाँ तक कि कोई बिजनेसमैन, मजदूर, हाउसवाइफ, कोई भी इसको खोल सकते हैं। दूसरी बात, इस अकाउंट को जो है स्टेट बैंक में खोल सकते हैं या स्टेट बैंक के सब्सिडरी बैंक में खोल सकते हैं, या जो 13 नेशनलाइज बैंक हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज किए गए हैं उनमें भी इसको खोला जा सकता है, नहीं तो पोस्ट ऑफिस में इसको खोला जा सकता है इस अकाउंट को। और ये भी ध्यान रखना है कि इस अकाउंट में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक हम जमा कर सकते हैं एक साल में, और मिनिमम 500 रुपये जमा करने कंपलसरी हैं। और ये जो 1.5 लाख रुपए जमा करेंगे इनकी सेक्शन 80C में छूट भी मिलती है, और ये एक तरह से इसमें हर चीज़ एग्जेम्प्ट होती है। इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट हो गया, कंट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट हो गया, रिटायरमेंट पे अमाउंट मिलती है, सब कुछ एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इसके बाद स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वैधानिक भविष्य निधि इसको हिंदी में बोलते हैं, एसपीएफ कहेंगे। तो बेटा एसपीएफ जो है ये क्या है, इसमें सारे पॉइंट इसमें भी नॉन टैक्सेबल है।
यानी यदि इसमें एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया नॉन टैक्सेबल, एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूशन किया नॉन टैक्सेबल, इंटरेस्ट मिला नॉन टैक्सेबल, और रिटायरमेंट पे कोई अमाउंट अगर मिलती है तो वो अमाउंट भी नॉन टैक्सेबल होगी। तो कुल मिलाकर के पूरा प्रोविडेंट फंड जो ये 4 मैंने बताए हैं, इन चारों का कंप्लीट रूल ये हुआ। ठीक है, इनकम टैक्स में जो क्वेश्चन आप करेंगे तो क्वेश्चन में यही ये इन 4 से ज़्यादा क्वेश्चन अराइज नहीं होंगे, यही क्वेश्चन अराइज होंगे किसी भी प्रोविडेंट फंड के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था फर्स्ट पॉइंट पे कि इन एक्सीज ऑफ 12% ऑफ सैलरी, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर सैलरी का जो मीनिंग है वो बेटा हर जगह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सैलरी का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर सैलरी का मीनिंग है नंबर 1 बेसिक सैलरी। एक तो आप बेसिक सैलरी को लेंगे इसमें जब 12% ऑफ सैलरी करेंगे, और क्या लेंगे? डीएनएस पे, डीएनएस पे, डीपी लिख दे रहा हूँ मैं, या डीए। लेकिन डीए कौन सा वाला? जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या जो रिटायरमेंट बेनिफिट में यूज होता है। यानी जो सिंपल अगर डीए लिखा है तो उसको नहीं लिया जाएगा। यदि डीएनएस अलाउंस के आगे लिखा है इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या ये लिखा है कि इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, कि ये अपकार संबंधी सुविधाओं में गणित किया जाता है, तभी इस डीए को आप लेंगे। तो ध्यान रखें डीए को कब लेंगे, मैंने डॉट डॉट लगाया है, इसका मतलब कि उसके आगे या तो रिटायरमेंट बेनिफिट लिखा है या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा है, तभी इस डीए को आप लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। या फिर डीएनएस पे लिखा है तो लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो मैं कल आपको जब फोकस कर रहा था इस बात पर, देखिए इस फॉर्मेट में पिछले में ये, तो मैं आपको समझाया था उस समय कि डीएनएस पे ये जो पॉइंट नंबर 3 है, या डीएनएस अलाउंस कौन सा? इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस डीए को लेंगे। जो सिंपल डीए है जो पॉइंट नंबर 9 पे हम पढ़ेंगे कल को, उस डीए को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें आता है परसेंट कमीशन ऑन सेल। यानी कि जो कमीशन ऑन सेल होता है तो उसमें परसेंट